जो डेलीगेट्स हैं उनमें से भी आपके स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे सीखते हैं। और ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत अच्छा मॉडल है। मतलब आप खुद भी अर्न कर रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और बहुत सस्ते रेट्स में। जिस समय मतलब खान एकेडमी, कोर्सेरा इतने महंगे महंगे कोर्स करवा रहे हैं, उस समय में आप बहुत कम नॉमिनल रेट्स में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो जी। क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको ट्रिगर करी, और फाइनेंशियल सस्टेन करने के लिए आप इस मॉडल में क्या करते हैं? जी। जी, सभी को मेरा नमस्कार। जर्नी से मैं शुरू करता हूँ कि कैसे इस चीज़ को शुरू करने की प्रेरणा मिली, कैसे मैंने इसको स्टार्ट किया। अ, लगभग 3 से 4 साल मैंने खुद गवर्नमेंट जॉब किया है। मैंने मोर देन 12 गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हैं। और जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस समय किसी प्रकार का कोई गाइडेंस या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिल पाया था। मतलब बोल सकते हैं कि खुद ने ही संघर्ष किया, अपने लेवल पर ही चीज़ों को सीखी, एग्जाम्स क्रैक किए, कुछ एग्जाम्स में फेलियर भी मिला, उनसे सीखा। फिर एक समय ऐसा आया कि जिस एग्जाम में बैठ रहे थे वो एग्जाम निकल रहा था और मोर देन 12 एग्जाम्स क्रैक करे। जब मैं गवर्नमेंट जॉब में था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो जैसे तैसे संघर्ष करके इस फेज से निकल गया, लाइफ सेट है। बट मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो इस फेस को शायद क्रॉस ना कर पाए, या उन्हें कोई सपोर्ट ना मिल पाए, कोई प्लेटफॉर्म ना मिल पाए। तो जब ये थॉट माइंड में आया उसी समय रिजाइन करने का सोचा, और रिजाइन करके फिर इंदौर से मैंने स्टार्ट किया विनर्स इंस्टीट्यूट। और मुझे एक चीज शुरुआत से पता थी। मैंने 2017-18 के आसपास स्टार्ट किया था। मुझे एक चीज पता थी कि अगर मैं हर बच्चे की मदद करना चाहता हूं, और मेरा मेनली फोकस होता है रूरल एरियाज, स्मॉल सिटीज के जो बच्चे हैं, क्योंकि जो कैपेबल हैं वो तो बड़ी सिटीज में आ जाते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जो रूरल एरिया के स्टूडेंट हैं वो एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। तो ऑनलाइन मेरा शुरुआत से ही एक टारगेट था कि मुझे ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से स्टूडेंट्स तक पहुंचना है। और यहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी बैठे हैं। सभी का एक फेज होता है, शुरुआत में आप कोई वीडियो अपलोड करोगे, कोई भी कंटेंट आप पोस्ट करते हैं तो लाइक्स व्यूज नहीं आते हैं। लेकिन अगर क्वालिटी पे आपको भरोसा है, अपनी क्वालिटी पे आपको कॉन्फिडेंस है, और एक आप अच्छे पर्पस के साथ काम कर रहे हैं, तो वो मेहनत निश्चित रूप से रंग लाती है। सो 18-19 के आसपास मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। आज 8 यूट्यूब चैनल्स हैं और मोर देन 40 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। मध्य प्रदेश का तो सबसे बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, लेकिन भारत में भी एक हमारा अच्छा रैंक लगता है डिजिटल लर्निंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स में। तो जब ये एक थॉट आया कि मुझे बाकी लोगों की हेल्प करनी है, तो फिर मैंने इस फील्ड में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, बच्चों को पढ़ाना शुरू करा। और यही रीजन है कि फीस हमने बहुत अफोर्डेबल रखा है शुरुआत से ही। 700-800 हज़ार रुपए मैक्सिमम हो जाता है। सिविल सर्विसेज हो या पुलिस के एग्जाम्स हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो उन सब की हम प्रिपरेशन कराते हैं। और आज वो सारे बच्चे सिलेक्ट भी होते हैं, गांव के बच्चे घर बैठे। और जो इंटरनेट इतना अच्छा आज एक्सेसिबल है तो उसका काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें रही कि बहुत जल्दी हम सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचे और आज कई सारे रिजल्ट्स हमने दिए। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए। इंडिया के टॉप 10 ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स में से एक है इनका इंस्टीट्यूट, और मध्य प्रदेश में एकमात्र इंस्टीट्यूट है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं स्ट्रिंग विनोद जी पर, जो कि बहुत नमस्कार। पॉपुलर हैं। तो जो विनोद जी हैं, इंजीनियरिंग कर रहे थे। इंजीनियरिंग के बाद उनको लगा कि हम सभी की कहानी है कि राष्ट्रवादी मुद्दों पर बहुत कम लोग हैं जो ऑथेंटिक रिसर्च के साथ बात करते हैं, लिखते हैं, तो बोलते हैं। तो उन्हें उस समय लगा कि उन्हें एक चैनल बनाना चाहिए। सो ही स्टार्टेड हिज चैनल द स्ट्रिंग। तो उसके बाद वो इतना फेमस हुआ, इतना वायरल हुआ, ये कहानी तो सबको मालूम है। लेकिन उसके बाद जो हुआ, जब ये वायरल हुआ तो लोगों के गले की हड्डी बन गया। एक साइड है जिसको ये पसंद नहीं है कि कोई फैक्चुअल बातें करे, और जो फैक्चुअल बातें हमारी एक नेशनलिस्ट साइड से करता है, उसको दबाने के लिए क्या क्या होता है, फिर उनके चैनल के साथ वो सब शुरू हुआ। उनके चैनल पर स्ट्राइक शुरू हुई, उसको रोकने की कोशिश हुई, पर्सनल भी थ्रेट्स हुए। तो वो सारी की सारी स्टोरी जो है वो विनोद जी आपको बताएंगे। विनोद जी की जो मातृभाषा है वो क्यों, चूंकि तेलुगु है, तो वो हिंदी में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, और चूंकि हम लोग तेलुगु नहीं समझेंगे इसलिए वो अंग्रेजी में बात करेंगे। सो कृपया एक बार ध्यान से उनको सुने। जी विनोद जी, स्वागत है Thank आपका। you. Namaskar. Am I audible? Yeah. So I'm very sorry, Mera Hindi again. It's very. I'm learning Hindi. I'll try to speak. I mean, in another 3-4 months. So coming back to the journey of string,
See, I started going against and countering these people who come on my guru, Sadguru. Then I was limited when I saw the real attack. It is actually not on Sadguru, it is on the culture. Holding the Sanatana Dharma flag and then succumb to your own guru is not, it's not good. So then I started going against these people, digging deeper into these things and start making connections of people who analyze things and all these things. Then I got to know the entire nexus of people, starting from George Soros. To put it in simple words, the entire world is in the hands of manipulators, buggers, the so-called people who are known as the philanthropists. These people are completely taking the world into a completely wrong direction. The world is not in the hands of realized souls. You getting what I mean? I mean to say, it's not in the hands of people who reformed the society, who united Hindus, who taught peace and wisdom to the people like Adi Shankaracharya, or any enlightened being for that matter, or yogis for that matter. Right now, Swami Narayan, so many gurukuls, they have established so many gurukuls. The world is not in the hands of these people. It's in the hands of Bill Gates. They can just about fly any viruses into the country and every government has to succumb to buy their viruses. There will be a lot of governments funding this. So there is this sort of things are happening and mainstream media will not cover this and most of the media is puppet in their own hands. This is when we need something like string. And in this journey, obviously I made a lot of enemies, both from our own people and of course from the whole ecosystem is my enemy only. So if I start speaking things, if I start exposing somebody, I'll eventually make a lot of enemies. But I'll have to point out this because the concept of this discussion is economics. I wanted to point out that the journey is not that easy. When we wanted to expose the big fish, the big business people and stuff, money is in their hands, power is in their hands. When we call them that this guy is an idiot, you will become a funny character. So that's what I have become. But still it makes some sense. I tried to put the facts, details, and I mean, of course, Vijay Patel, hope all of you know him through Twitter. He writes all these Twitter threads of a complete expose of this nexus. So this one really worked out. Otherwise, with very few videos, if you look at my YouTube channel, you will not even see more than 100 or 150 videos. And it's so unfortunate that people blame me all the time that BJP is funding me, I am a money launderer and all this stuff. But if you look at the rate of the posting rate, the rate at which I post videos itself, 1 month, a video per month, after 2 months I'll disappear and then again a video comes. This is how it is all happening. What I would like to say is, if I had funds, I can pull the roots of the entire ecosystem single-handedly. I don't need anybody's support. I can make their hearts and body dysfunction. I can make them not work single-handedly. What is this bloody Dhruvarati nonsense? I can collapse him within a day. I wanted to say this line in Hindi. I'll try to. मैं उनके दिल और दिमाग को काम नहीं करने दूंगा single-handedly. If अगर मेरे पास फंड्स है तो थैंक यू. आपके साथ बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं देश भर के, और आप अभी तक भी सरवाइव कर रहे हैं और आगे भी अच्छे रहेंगे, और होपफुली यू विल आल्सो गेट द फंड्स इन द फ्यूचर. जी, तो हम लोग आते हैं अपने अगले पैनलिस्ट की तरफ, जो कि हैं पीयूष जी. तो जैसा कि मैंने बताया था कि तीनों का अलग अलग टॉपिक है. तो पीयूष जी जो है वो स्वदेशी ऐप जो है खुलके करके एक ऐप है जिसके फाउंडर हैं. तो पीयूष जी, एक चीज़ तो मैं 2 चीज़ें आपसे जानना चाहता हूँ. पहला, आपकी जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर, कैसे आपने ये शुरू किया, क्या विचार में आया, ये नंबर 1 क्वेश्चन है कि आपकी जर्नी क्या रही इस ऐप के पीछे और सोच क्या है. नंबर 2 जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक स्वदेशी, जैसे यहाँ पर भी कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप वाले बच्चे होंगे, तो यदि यंग एंटरप्रेन्योर कोई स्वदेशी चीज़ शुरू करता है
तो वो जिन बिग कॉरपोरेट से compete करता है, जैसे आपके कॉम्पिटिटर्स ट्विटर होंगे, फेसबुक होंगे, क्लब हाउस होंगे, ये सारे के सारे जब रहेंगे, तो इनसे आप compete करने में क्या क्या चैलेंजेस एक स्वदेशी स्टार्टअप फेस करता है, और वो क्या देश की जनता से चाहता है कि उसको क्या सपोर्ट मिलना चाहिए, तो वो उस पर भी थोड़ा बात करें। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं भारत नीति इस मंच का जो है बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। मैंने कल जब इसका प्रोग्राम की शीट देखी और इसमें जो टॉपिक्स आप कवर कर रहे हैं बहुत रेयर है। मैं मेरे ख्याल से 2009 से इस फील्ड में लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ। पिछले कुछ सालों से ऑफ कोर्स रिक्लूसिव लाइफ प्रेफर कर रहा था, बट मैंने ऐसे इस तरीके की चर्चाएं लगाने का काम नहीं देखा, और मैंने कई बार ऐसी उम्मीद की कि लोग कोई होगा जो इस तरह से करेगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को साधुवाद देता हूँ कि इस प्रकार का जो एक थॉट प्रोसेस है, ये जो मंथन है, ये जो चिंतन है, यहाँ शुरू हो रहा है। मैं कोई बिजनेस फैमिली से नहीं आता। मैं एक फौजी परिवार से आता हूँ, और सभी की तरह मैं भी मेहनत करके धीरे धीरे लाइफ में सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन में रियल एस्टेट डेवलपमेंट में बॉम्बे में 10 साल से काम कर रहा था। सोशल मीडिया से मैं 2009 से जुड़ा, और उस समय से मैं काफ़ी अच्छा हमारा पार्टिसिपेशन रहा। जो यहाँ पुराने लोग हैं वो शायद अभी भी मुझे जानते होंगे, लेकिन बहुत मज़ा आता था हमें उस ज़माने में मेन स्ट्रीम मीडिया की जो आज सुबह बहुत सारी बातें चल रही थी वो नैरेटिव्स को ब्रेक करने में। 2014 में मुझे ऐसा लगा कि मेजर काम हो चुका है, सरकार जो है बदल चुकी है, और मैं अपने काम पे अब ध्यान देना शुरू करूं। और 16 तक मेरा रियल एस्टेट से इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका था, तो मैंने वो इंडस्ट्री छोड़ दी। 11 से मेरे मन में चाहत थी कि एक अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए भारत का। और मैं तो टेक्नोलॉजी फील्ड से था नहीं, मैं तो लिटरली ब्रिक एंड मॉर्टर से था, रियल एस्टेट की फील्ड, डेवलपमेंट की फील्ड। तो मेरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जो बड़े टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं भारत की, उनमें से कोई सामने आएगा और भारत के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाएगा। क्यों? अरे इतना बड़ा लोकतंत्र है हमारा, 130 से 150 करोड़ जिस देश में रहते हैं, या सबसे पुराना लोकतंत्र है हमारा, ऐसे हमारे क्लेम्स हैं। और बोलने की आजादी एक कटोरी चीनी उधार मांग के हमारी चल रही है। यहां वहां से ये सोचा, अभी मैं कोई अन्यथा उसको मत लीजिए, बट ये हमारी आज की परिस्थिति है जिसको बदलने के लिए मेरे मन में एक ये तूफान उठा जो 16 में एक ऐसा फॉर्म ले गया कि मैंने इसमें कूद गया मैं। आप ये यहाँ पर फोटो देख रहे हैं, मंदिर के साथ साथ आप कई सारे सोशल मीडिया ऐप्स के लोगोस देख रहे हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है साहब। इसमें से एक भी ऐप इंडियन नहीं है, एक भी ऐप इंडियन नहीं है। और ये परिस्थिति 2016 में भी थी, और मेरे से ये देखा नहीं जाता था। और आए दिन मैं देखता था कि जब मन किया तो एक इकोसिस्टम है, उसने एग्जिस्टिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वर्ल्ड वाइड, भारत ही नहीं वर्ल्ड वाइड कंट्रोल करके रखा हुआ है। हर इलेक्शन में उनकी इंटरफेरेंस शुरू हो जाती है। 2021 में सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। सिटिंग, आप सोचिए कितना पावरफुल इकोसिस्टम होगा जो जिस देश से वो निकले हैं, अपने खुद के देश के लोकतांत्रिक प्रोसेस में वो इस तरीके से इंटरफेयर करते हैं। तो हमारी तो बिसाती क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं, कब तक चलेगा? तो 16 में मैं क्योंकि फ्री हो चुका था, रियल एस्टेट का मेरा काम मैंने छोड़ दिया था, बंद कर दिया था, तो फिर मेरे मन में आया कि अब ये स्टेप ले लिया जाए। और मैंने एक टीम एकत्र की और इस दिशा में मैंने अपना पहला कदम उठाया। आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा उसका जो जवाब है ये पहले प्रश्न के साथ ही जुड़ा है। जब काम शुरू करने का सोचा तो सबसे पहली बात ये थी कि मेरे ख्याल से बिजनेस साइड की अच्छी समझ थी, तो हमारा प्रोडक्ट अलग कैसे होगा। ये ना हो कि हम केवल इसलिए एक प्रोडक्ट बना रहे हैं कि फॉरेन कंट्री के पास भी है तो बिल्कुल उसी की कॉपी
हूबहू बना दी। थोड़ा कुछ अलग होना चाहिए, और वो अलग क्या होगा, तो जैसे हम नीड गैप एनालिसिस कहते हैं। सो देयर वाज अ नीड गैप एनालिसिस उस जमाने में, जो हमने वो किया। तो 2011 में जब ये करप्शन को लेके भारत में बहुत आग लगी थी, तो यंगस्टर्स इकट्ठा होते थे ट्विटर पे और एक दूसरे से आते थे, पूछते थे भैया आज 8 बजे जो है करप्शन के ऊपर ये चर्चा लगेगी, ये 6 नाम रहेंगे, आप ये हैशटैग यूज कीजिए और इस पे जो है अपनी बातें रखिए। वो कोई पढ़ ही नहीं सकता था, क्योंकि ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे टाइमलाइन बड़ी तेज चलती है, और दूसरा कौन पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी हम बात ही नहीं सुन पाते थे, अपनी बातें लिखते रहते थे, तो मजा ही नहीं था उसमें। हमने कहा यार कॉन्वर्जेशनल होना चाहिए, सोशल मीडिया को बदलना होगा। बहुत कम लोग ये बातें ध्यान में देते हैं कि आप जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस समय हैं, ये फर्स्ट जनरेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो 20 साल पहले शुरू हुए, कि एक हॉल में सब लोगों को इकट्ठा कर दिया जाए और कोई आवाज करे तो राइट योर स्टेटस हियर का एक बॉक्स होता था। आज भी आप उसी बॉक्स में लिख रहे हैं, तो ये चर्चा नहीं है। आपकी ज्यादातर जो बातें होती हैं 1+1 होती हैं। आपसे बात कर कौन रहा है? बहुत रेयर है कि आपसे कोई बात कर रहा है। बहुत इक्का दुक्का लोग होंगे यहाँ पे, इन्फ्लुएंसर्स, कपिल जी मैं देख रहा हूँ, आनंद अभी यहाँ से गए, तो ऐसे कुछ मैं इन्फ्लुएंसर्स देख रहा हूँ जिनके पास सच में उस लेवल का ट्रैक्शन है। मैक्सिमम लोगों के पास उस लेवल का ट्रैक्शन है ही नहीं। उनको 1+1 मैसेज आता है। आपने फेसबुक पे लिखा जी आज मेरा हैप्पी बर्थडे था, 500 दोस्त थे, उसमें से समझिए 40-50 दोस्त आए, उन्होंने आपको हैप्पी बर्थडे विश किया, बस कहानी खत्म। किसी ने लिख दिया बड़े हैंडसम लग रहे हो, तो आपने एक और दे दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर था प्लेटफॉर्म का, हमें चेंज करना था। दूसरा, ये जो रीट्वीट पे, फेवरेट पे, फॉलो पे जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से हर व्यक्ति जो बहुत समझदार है अदरवाइज, वो गैलरीज को प्ले करना शुरू कर देता है, हमें वो चेंज करना था। तीसरा, हमारे को मतलब की बातें, इसको सेंट्रल बनाना था। बेमतलब की बातें चल रही हैं, जिन चीजों को समझते नहीं है। सपोर्ट करना है, भैया ने कह दिया सपोर्ट करना है, सपोर्ट भी कर दिया। भैया ने कह दिया अपोज करना है, अपोज भी कर दिया। ये सपोर्ट कर दिया, अपोज कर दिया बिना कुछ समझे। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा किसी नेता के फेवर में भी होता है, कई बार उनके लिए भी भस्मासुर हो जाता है। तो जो भी बातें हों समझदारी से हों और मतलब की हों। ना समझे की बातें वहां होती हैं जहां पे आपकी कोई स्टेक नहीं होती, आपका रोजमर्रा के जीवन से उसका कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए ऐसा होता है। तो हमने कहा कि मतलब की बातों के आधार पे हमारा कॉन्वर्जेशनल प्लेटफॉर्म हम एक बनाना चाहेंगे, और वो कैसा हो, रियल जीवन को दर्शाए। रियल लाइफ में आप कभी कभी एक छोटा सा व्हाट्सएप देके काम चला लेते हैं, कभी ईमेल लिख के काम चलाते हैं। अब उससे बात नहीं बनती तो क्या करते हैं, फोन उठाते हैं और फोन पे बात कर लेते हैं। उससे भी बात नहीं बनती तो कहते हैं यार आजकल तो नया जमाना है, तो कहते हैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लगाई जाए और उसमें पूरी डिटेल में चर्चा होगी। कभी कैजुअली बात करते हैं, कभी फॉर्मली बात करते हैं, कभी पब्लिकली बात करते हैं, कभी प्राइवेटली बात करते हैं। ये हमारा नेचुरल बात करने का तरीका है, तो डिजिटल वर्ल्ड को भी इसको मिमिक करना पड़ेगा। तो हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया उसमें हमने 5 प्रकार के आपको बहुत स्ट्रांग प्रोडक्ट्स दिए हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। जैसे ट्विटर पे ओपन टाइमलाइन होती है, उसमें अंतर बस इतना है कि हमारे यहाँ पे न्यूज़ बिल्कुल अलग एक टाइमलाइन है। आप सुबह उठे जैसे अखबार देखते हैं उस तरीके से न्यूज़ टाइमलाइन पे जाके आप सारी की सारी न्यूज़ देख सकते हैं। एएनआई के साथ हमारा अच्छा टाई अप है, दिन की 300 खबरें आती हैं, बहुत है वो न्यूज़। उसके अलावा जो आपका नेटवर्क है उनको फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि हर टाइमलाइन पे किया जाता है। राउंड टेबल हमारा एक फीचर है, जैसे आपका ट्विटर पे स्पेसेस है या क्लब हाउस है, बट ये वीडियो फॉर्मेट में है। यहां पर आप स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं। यहां पर आप जो पार्टिसिपेंट है, ऑडियंस है, चाहे तो उनके मैसेजेस ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं जैसे टेलीविजन पे होता है, चाहें तो आप उनको अपनी डिबेट में वीडियो पर ही ला सकते हैं, वाइल्ड कार्ड पैनलिस्ट बना के ला सकते हैं। तो वो एक हमने अलग प्रोडक्ट किया। प्राइवेट मैसेजिंग के लिए हमने जो ऐप बनाया वो जैसे आपका व्हाट्सएप होता है उस प्रकार का ऐप है वो। आप कॉलिंग भी कर सकते हैं और उस पर स्क्रीन शेयर वगैरह भी कर सकते हैं, ग्रुप्स बनाइए, सब कुछ कीजिए। चौथा जो हमने प्रोडक्ट बनाया वो स्निपेट हम उसको कहते हैं। उसमें आप शॉर्ट वीडियोस, जैसे आपके यूट्यूब शॉर्ट्स होता है या आपका इंस्टाग्राम रील्स है, उस तरीके से यू कैन अपलोड द शॉर्ट वीडियोस एंड यू कैन। और जो 5वां फीचर हमारा 28 फरवरी को आएगा वो है भारत का पहला खुद का मीट फीचर। ये 5 चीजें सिंगल प्लेटफॉर्म पे हमने बना के तैयार की हुई हैं। जो डिफिकल्टी किसी भी नए स्टार्टअप व्यक्ति को आएगी वो इसेंशियली है फंडिंग, क्योंकि इंडिया में जो फंडिंग एटमॉस्फेयर है वो बहुत एनकरेजिंग नहीं है। हमको ये ध्यान देना होगा कि जितने भी आप यहाँ पे ऐप्स देख रहे हैं, ये सारे ऐप्स 20 साल पुराने हैं और इनको एक्चुअली फॉर्म में आते
2012-13 हो गया। अगर आप किसी की भी बैलेंस शीट्स देखेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पब्लिक बनाती है। टेक्नोलॉजी वाला या कंपनी जो है केवल एक टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म तैयार कर सकती है। यहां पर आप जो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर देख रहे हैं, मुझे कहने में बिल्कुल कोई शर्म नहीं है कि इसको भाजपा ने बनाया है। जब 13 में मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अपॉइंट हुए, उसके बाद से जो उछाल आया है सोशल मीडिया के यूजेज में, वो अद्वितीय है। और एक मिशन के फॉर्म में कार्यकर्ता, अभी थोड़ी देर पहले कपिल भाई जैसे किसी का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, कहा कि वो गांव-गांव जाके लोगों का ट्विटर अकाउंट बना रहे हैं। ये सच्चाई है कि व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और ट्विटर पे, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे भाजपा का बहुत बड़ा योगदान है इन प्लेटफॉर्म्स को इतना बड़ा बनाने में, खास करके भारत में। तो अगर इंडियन प्लेटफॉर्म को आगे आना होगा तो मेरे ख्याल से पैसे के अलावा आप ये समझ लीजिए कि अगर भारत की चाहत होगी तो ही ये प्लेटफॉर्म बनेगा। ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, ये साझा काम है, ये राष्ट्र का काम है, और राष्ट्र का प्लेटफॉर्म राष्ट्र के लोग ही बना सकते हैं। बस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो आपने जो लास्ट में एक बात बोली, उससे जुड़ा हुआ मैं एक प्रश्न आप तीनों से पूछूंगा 2-2 मिनट में, जो सभी लोगों ने मुझसे बोला था लगभग, कि आप तीनों के अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेटफॉर्म और ऐप। आप तीनों में एक बात कॉमन है कि आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, आप सेल्फ मेड हैं। तो तीनों के रेवेन्यू मॉडल्स क्या हैं, एक बार 2-2 मिनट में, और उसके बाद हम ओपन कर देंगे फॉरम को, जो क्वेश्चन आंसर पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। आपने कैसे सस्टेन करते हैं अभी, और शुरुआत में कैसे सस्टेन किया, तो रेवेन्यू मॉडल्स पर थोड़ा सा सबको, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे जिनको कहीं से कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे विदाउट सपोर्ट भी सस्टेन कर सकते हैं, उसका आंसर एक सबको मिल जाएगा। और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए फॉरम खोल देंगे। जी, आपसे शुरू करते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था, जैसे अगर मेरी तरह और भी कोई ऐसे लोग हैं जो एकदम ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं, तो YouTube एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन एक अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप वहाँ से थोड़ा बहुत अर्निंग हमारा स्टार्ट हुआ। दूसरा, मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता था, तो उससे हमारी थोड़ी अर्निंग वहाँ पे हो जाती थी। ऑनलाइन की दुनिया में अगर उतरना है तो एक चीज़ आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, जो मैंने कई लोगों से भी सुना है, कि आप एक व्यक्ति से 1,000 रुपए लेने के बजाय आप 1,000 लोगों से 1-1 रुपए ले लीजिए। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो इसी तरीके का है कि आप अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। ऑफलाइन में हमने देखा कि हम एक बार में 1,000 लोगों को, 2,000 को, 3,000 लोगों को पढ़ा सकते हैं। उसके लिए उसी लेवल का मैनेजमेंट, उसी लेवल की टेक्नोलॉजी, सारी चीजें लगती हैं। लेकिन ऑनलाइन के साथ ये एक बेनिफिट है कि आप, जैसे आज हम लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चों को रोज पढ़ाते हैं और बहुत स्मूथली हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन अगर वही 1.5 से 2 लाख अगर ऑफलाइन हमारे सामने आ जाए तो हम पहली बात तो पढ़ा ही नहीं सकते हैं। इतने सारे बच्चों को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो बहुत लो मार्जिन्स पे हम लोग उसको लेकर चलते हैं, क्योंकि कोर्सेज की फीस ही हमारी 700-800 होती है, फिर टैक्सेस और सारी चीजें होती हैं, लेकिन रीच ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहां से फिर एक पूरा साइकिल उसका बन जाता है। तो यही बेसिकली हम इसी चीज को लेकर काम करते हैं। थैंक यू सो मच। आपने 2 मंत्र दिए, क्राउड फंडिंग और स्केलिंग, कि स्केल बढ़ा दो और बहुत बहुत लोगों से लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सस्टेन करता है। स्टिंग पर आते हैं विनोद जी। यू हैव ऑलरेडी फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड यू वर जस्ट ए स्टूडेंट, यू डिडंट इवन डिड ए जॉब बिफोर, सो हाउ डिड यू सस्टेन योरसेल्फ, बिकॉज you have very good content and you are making very quality videos, so it takes a lot, so how do you sustain yourself? So basically, I'm a professional editor. If I was doing any other work than string, I would have earned, the so-called $1 million, and funds wouldn't be a problem if I was doing any kind of films and stuff. But still, this finds so interesting to me. Even it's not financially encouraging. This finds so interesting to me that I wanted to do the right kind of quality. See, we have 3 problems in Hindutva. We don't have a platform, we don't have artists, and we don't have unity. And one more I wanted to add, we don't have these kind of groups. For example, how do I put it? If Dhruvarati's video, people have seen every video is how the video is going to millions. People are
doubtful about it. But one thing people miss to observe is the reach dies down after 2-3 million views. If the video is going 2 or 3 millions in a day, it should go to 30 million, right? But why is it dying down at that phase? Because it has been properly strategized with those kind of people who will be paid to run the views. It might be organic, it might project itself as a genuine thing, but this is how they do. So when we have funds reaching in the platform which is against us is possible, but still we are facing a big wrath of no funds. So not just me, anybody, even if tomorrow if any YouTuber emerges out and takes out names, wanted to do something Hindutva content also, will face the same problem. So to put it straight, I'm completely surviving on public funds, donations, whoever. I know we say that if you find this is interesting and you want me to sustain this journey, please donate to us and fund us. And that is how I've been going through, and really, really thankful to all those people who showered overwhelming support to this. And yeah, this is really encouraging me and keeping me going, because what YouTube pays? Nothing. For a kind of content that we do, it is doing everything possible to collapse me. If I do 2 more videos on this people, they will fire me. I mean, 2 more strikes, channel will go down. So this is my situation on social media. And but still, I will do everything possible to sustain this mission as long as there is support from the people. थैंक यू सो मच. तो विनोद जी का जो मंत्र था वो ये था कि विनोद जी, यदि कोई बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है तो उसके ऑटोमेटिकली उतने फॉलोअर्स हो जाते हैं, और वो क्राउड फंडिंग के थ्रू वो जो जनरेट करते हैं, वो जो आस्क मनी रहता है, वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं. तो यदि आप लोगों का कंटेंट अच्छा है तो जनता आपको सपोर्ट करने आती है, तो वो एक उस तरह से आप सस्टेन कर पा रहे हैं, क्योंकि मोनेटाइजेशन बहुत कम देता है. Yeah, monetization is there, but it's peanuts, it's nothing. And I'm really glad to say this, that there is support from the people. And in the morning session, like Kapil Mishra ji and others were saying, awaken Hindus and stuff, I'm seeing a really good results of it. And still there is a lot to be done, but there are a lot of Hindus who are really interested and awakened and looking up for this cause, ready to fight and get involved in this cause. Yeah. थैंक यू सो मच. तो आपका एक बार सस्टेनेबली सो हमने जब 2016 में पहली बार ये अटेम्प्ट डाला था, तो उस समय मैं अपनी जेब से पैसे डालता था, और मैंने करीबन 2.5 साल वो वेंचर चलाया. 19 में जब हमें 2019 में इलेक्शन के बाद जुलाई के आसपास तक हमने प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा बना लिया था, और हमें ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब इसको बना तो हम लेंगे. बट इस समय डिसरप्शन नहीं है, तो हमने 19 में बंद कर दिया. 2021 में मेरे इन्वेस्टर्स का सामने से फ़ोन आया कि 2021 में जनवरी में कि पीयूष नाउ और नेवर. उसका रीज़न सिंपल था कि डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया था. A private institution shutting down a sitting POTUS was good enough reason to understand कि disruption आना ही है. So उस वजह से हमारे को confidence था. I received a very good funding from our investors. आगे कैसे sustain करेंगे? So हमारा केवल advertising का model नहीं होगा. हम जिस तरीके से जाना चाह रहे हैं, हम एक community pick up करना चाह रहे हैं. तो सोशल कम्युनिटीज़ भी होती हैं, प्रोफेशनल कम्युनिटीज़ भी होती हैं, इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटीज़ भी होती हैं, हम उनको भी पिक करना चाह रहे हैं. हम ऑलरेडी कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड आई थिंक विद इन दैट मिशन आई गेस आई कैन मेक एन ऑफर टू विनोद दैट इफ वी कैन डू समथिंग टुगेदर, इट विल बी वेरी वेरी नाइस. Wonderful. बाकी विदाउट एडवर्टाइजिंग हम कई तरह के रेवेन्यू मॉडल्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, बट अभी इट्स टू अर्ली टिल द प्लेटफॉर्म इज़ नॉट पॉपुलेटेड. हम वो डेवलपमेंट भी नहीं कर रहे हैं, बट हमारा नॉन एडवर्टाइजिंग बेस्ड जो रेवेन्यू होगा वो बहुत बड़ा शेयर होगा कंपेयर टू रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग बेस्ड रेवेन्यू. थैंक यू सो मच. नाउ वील ओपन द फोरम फॉर द पब्लिक. आप लोगों में से किसी को भी, यदि तीनों में से किसी से भी कोई प्रश्न पूछने हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं. जी.
हम अपनी तरफ से भारत नीति टीम के साथ अपना जो कंसर्न ईमेल आईडी है वो शेयर कर देंगे. हमारी टीम बहुत प्रोएक्टिव है. somebody will get in touch with you. कोई और प्रश्न यदि हो तीनों में से किसी से भी तो जी. किसी भी चाहे फेसबुक हो या ट्विटर हो, वहाँ से कई नए स्वदेशी प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करने पे एक प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर फॉलोइंग नहीं होती है और लोग स्वदेशी पे कुछ दिन काम करते हैं और फिर वापस फेसबुक पे लौट के आ जाते हैं. मेरा आपसे अनुरोध है कि एक आप अपने उसमें एक चीज़ करिए कि जैसे आपके किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं लॉगिन करूँ, फर्स्ट आईडी बनाऊँ मैं, तो मेरा फेसबुक आईडी के जितने फ्रेंड्स हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ उस पर क्लब करें. तो क्या होगा, उतनी रेंज जो मेरी यहाँ पर है वो मेरी ऑटोमेटिकली वहाँ आ जाएगी. अभी भले ही वो लोग इधर नहीं आएंगे, लेकिन इनको रिक्वेस्ट पहुँचती रहेगी ना, तो वो लोग धीरे धीरे स्विच ओवर करेंगे कि मेरे ऐसा आदमी वहाँ आ चुका और हमको भी वहाँ जाना है. तो एक जो सजेशन है ना कि इधर भी फॉलोइंग जो फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट है मेरी धीरे धीरे करके स्विच ओवर हो जाए इस तरफ. तो इधर जब स्विच ओवर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ का इंटरेस्ट हमारा कम होता जाएगा. आपका सजेशन हम डेफिनेटली इम्प्लीमेंट कर देंगे. थैंक यू. तो अब तक 2 सजेशंस आए हैं. यदि किसी के कोई प्रश्न हो विनोद जी से या दोनों हमारे पार्टिसिपेंट पैनलिस्ट से यूट्यूब चैनल के विषय में, या फिर एक इंस्टीट्यूट है जो यूपीएससी के और सारी चीज़ों की सर कोचिंग वगैरह भी करवाते हैं, और आपने जैसा कि सुना ऐप भी है उनकी, और सर का एक स्टार्टअप का जो खुल के ऐप जो है वो लॉन्च होने वाला है शीघ्र ही. तो किसी के भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. हेलो. हमारे जैसे कि सोशल मीडिया पे मेरे खुद 8 लाख फॉलोअर्स हैं आसपास. हम लोग सारी वीडियोज जहाँ जितने बैठे हैं उनकी मिलियंस में रैंक करती हैं. डेली 6-6 मिलियन भी जाती हैं, 7-7 मिलियन भी जाती हैं. पर रेवेन्यू मॉडल बहुत डाउन है, पता नहीं क्यों. एडवर्टाइजर्स नहीं आते हमारी वीडियोस पे. कहते हैं कि जो हिंदूवादी वीडियोस जो होती हैं, जो हिंदू चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करती है, उन पर एडवर्टीजमेंट बहुत कम आता है. जबकि हम लेफ्ट के जो विचारधारा के जो यूट्यूबर्स हैं उनसे अगर हम बात करते हैं तो उनका रेवेन्यू बहुत हाई है. उनको 1 मिलियन पे कई बार $80 भी मिल जाते हैं. हम लोगों को 1 मिलियन पे कई बार 30-30, $40-40 ही मिल पाते हैं. मतलब कि आधे पे रह जाते हैं हम लोग. तो इसके लिए मतलब आपके ऐप पे क्या क्या सजेशंस हैं और हमें कैसे मतलब उसमें सामान्यता लाएंगे, मतलब इस थोड़ा सा बताइए. मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म आपको टारगेट कर रहा है ऐसा, क्योंकि मुझे पता नहीं है तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहूँगा. लेकिन ये इसका सिंपल एक फार्मूला होता है कि व्यू टाइम कितना है. व्यूअर्स तो आ रहे हैं बट व्यू टाइम कितना है. जो ऐड की जो वीडियो की मोनेटाइजेबिलिटी है वो समझिए कम से कम 3 मिनट तो कोई देखे या 5 मिनट तो कोई देखे, तो वो प्लेटफॉर्म भी उसमें कहीं एक ऐड इंसर्ट कर सकता है. लेकिन अगर लोग तो आ रहे हैं लेकिन वीडियो जल्दी छोड़ के जा रहे हैं, तो उस वजह से उनको वो गैप नहीं मिल पाता जहाँ पे वो ऐड इंसर्ट कर सकें. संभावना इसी की है कि शायद वैसा कोई कारण होगा, इसलिए नहीं हो रहा होगा. जी सर कुछ कहना चाहते हैं इसी विषय पर? मैं एक चीज़ और आपको बता सकता हूं, क्योंकि और भी यूट्यूबर्स को ये सेम प्रॉब्लम है. इसके पीछे जो लॉजिक है वो यूट्यूब की पॉलिसी है. अगर आप यूएस से कंपेयर करेंगे तो इंडिया में मोनेटाइजेशन का सिस्टम काफ़ी डिफरेंट है, और यहाँ पे जो पे आउट है वो ऑलरेडी कम है. मतलब ऐसा कई यूट्यूबर्स ने कहा है, जैसे कई लोग हैं जिनका एंटरटेनमेंट में या इनमें अच्छा है, उनके बहुत अच्छे व्यूज जाते हैं मिलियंस बिलियंस में. लेकिन उसके बावजूद भी उनका ये कहना होता है कि अगर यही वीडियो हमारा अगर अमेरिका में होता तो शायद हम वहां पे एक वीडियो पे करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन भारत में एक वीडियो पे 10 लाख या 15 लाख भी मिल जाए तो बड़ी बात है. तो एक पे आउट का डिफरेंस है यूट्यूब की जो भी पॉलिसी है. लेकिन यस, इंडिया में और बाकी कंट्रीज के मोनेटाइजेशन और रूल्स में काफी डिफरेंस है. तो ये यहाँ पे उसके कंपैरिजन में पैसा तो कम मिलता है. ये एक अलग लॉजिक है जिसपे मैं एक बार और देखूंगा कि कुछ वीडियोस पे अच्छे जा रहे हैं, कुछ पे कम, या टॉपिक पे डिपेंड करता है. उसके पीछे कोई एनालिटिक्स वर्क कर सकता है. हाँ, करेक्ट. वो एक एनालिटिक्स का पार्ट हो सकता है. मतलब
जो उनका इंटरनल एक एल्गोरिथम है उसका पार्ट हो सकता है, उसके बारे में देखना पड़ेगा। मतलब उस पर बिना प्रूफ के या स्टडी के कमेंट नहीं कर सकते फिलहाल। Actually, the important point is we are playing the game in a platform which is not ours, which is not Hindu friendly. That is one thing. Another thing is solution is simple, that we need to have our own platform. And again, as Anna said, it's again people has to be involved in it. It's not like one person starting and it won't go viral all the way unless and until the support comes from people as well. The users has to be there. इसमें विनोद जी ने जैसा कि बताया भी था कि उनको ध्रुव राठी के कंपैरिजन में उनके वीडियोस को रोका भी जाता है। ध्रुव राठी के अचानक से मिलियंस पहुंच जाते हैं। तो आपकी बात सही है कि एक बायसनेस है और उसके पीछे रीज़न है कि जो एल्गोरिथम को एक इकोसिस्टम है वो ड्राइव करता है। वो इकोसिस्टम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर कर बढ़ा देता है और उसके जवाब में जो एक इकोसिस्टम की बात है वो सर ने अभी करी है। तो उन्होंने, कपिल जी ने एक अपना इकोसिस्टम बनाने के लिए जो वो प्रयास कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं। और ये जो नेशनलिस्ट सोशल मीडिया कॉन्क्लेव है इसका भी वही प्रयास है कि आप सभी इन्फ्लुएंसर्स आपस में एक साथ होकर एक दूसरे को सपोर्ट कर कर एक इकोसिस्टम के तौर पर काम करें। क्योंकि ये बात सही है कि हम लोग अकेले काम करते हैं और एक साइड है जो एक कोलैबोरेटिव वे में काम करती है जिसके कारण उसको सपोर्ट सिस्टम भी मिलता है, फंडिंग भी मिलती है। और एक चीज़ और है कि सिर्फ सोशल मीडिया इकोसिस्टम की बात नहीं है। यदि हमारे मतलब जो कैपिटलिस्ट लॉबी का इकोसिस्टम है, मतलब हमें हमारे इन्वेंटर्स, फाउंडर्स स्वदेशी के भी चाहिए, कॉरपोरेट्स भी स्वदेशी के चाहिए जो उस तरह का प्लेटफॉर्म करें। क्योंकि वो बायसनेस तो रहती है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने प्लेटफॉर्म बनाया है उसका जो माइंडसेट है वो उसमें आएगा ही, तो वो होता है। तो हमारे वाले आइडियोलॉजी के लोग प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो वो उसमें ऑटोमेटिकली सपोर्ट सिस्टम भी जनरेट होगा, बट उसमें टाइम लगेगा, लेकिन उस दिशा में सोचा जाने लगा है, ये अच्छी बात है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा प्रश्न गौरव जी से है। गौरव जी, हमने देखा है काफ़ी पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए, ट्विटर आया, सॉरी पीयूष जी, ट्विटर आया, फिर हमारे पास में गुटरगू कू प्लेटफॉर्म्स आते हैं, हम सपोर्ट करते हैं, पर आखिर में वही होता है कि एंड अप बता देते हैं। कू अभी चल रहा है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म में ऐसा क्या खास है कि थोड़ा आगे लंबा टाइम तक सस्टेन करेगा। ऑल द बेस्ट फॉर आपकी ऐप जी। सो पहले तो मैं बता दूं कि आपने एक प्लेटफॉर्म का नाम लिया, वो मेरा ही प्लेटफॉर्म था, गुटरगू। ये पहला का टेस्ट नेम था जो आज खुलके के नाम से सामने आ रहा है। तो हमने प्रोजेक्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ा, हमने बहुत डिफ़िकल्टीज देखी हैं, वो यहाँ बात करने वाली बातें नहीं है, लेकिन हम बहुत दृढ़ निश्चय के साथ ये काम कर रहे हैं कि हमारे को प्लेटफॉर्म लाना ही है। ठीक, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनकी भी जो डिटर्मिनेशन है वो बिल्कुल हमारे से मैच करती है और इसी हिसाब से हमने उनसे फंडिंग ली है। अदरवाइज हम वो फंडिंग भी शायद नहीं उठाते। ये बात लेकिन ज़रूरी है जो पहले कहा कि एक व्यक्ति या एक कंपनी या एक इन्वेस्टर के सपोर्ट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं बनते। जो पहले कहा कि यहाँ आप जितने भी लोगोस देख रहे हैं सामने, ये सारे के सारे लोगोस को भारतीय जनता पार्टी के एक्टिविस्ट ने बहुत मेहनत के साथ और मुफ्त में, यूट्यूब ने कोई पैसा नहीं दिया लेकिन उस पर वीडियो अपलोड करके हमने उसकी लिंक व्हाट्सएप पे बहुत फिराई है। व्हाट्सएप ने हमें कोई पैसा नहीं दिया लेकिन हमने गांव गांव घर घर जाके पन्ना प्रमुख इत्यादि इत्यादि अनेक इनिशिएटिव्स में व्हाट्सएप इंस्टॉल कर करके काम किया है। और इसी तरीके से ट्विटर पे और फेसबुक पे अनेक प्रकार के जनसंपर्क अभियान जो हैं हमने छेड़े हुए हैं। तो ये तब तक नहीं वर्क करेंगे इंडियन प्लेटफॉर्म्स जब तक हम खुद उसके साथ जुड़ना शुरू नहीं करेंगे। हाँ जी। तो एक अंतिम प्रश्न हम लेंगे, इसके बाद चूंकि महाकाल लोग भी जाना है और एक हाई टी रहेगा, तो एक अंतिम प्रश्न। जी सर। हेलो, नमस्ते, मैं अंकित शर्मा, को फाउंडर आयुध मीडिया से। सर, अंकित लास्ट, जिस तरीके के विषयों पे हम लोग काम करते हैं, जैसे मिशनरीज हुए या फिर लव जिहाद, धर्मांतरण, इस तरीके के विषय जब हम कंटेंट बनाते हैं तो इस कंटेंट को बड़ी संख्या में रिपोर्ट किया जाता है। हम महीनों लगा देते हैं एल्गोरिथम मैच करने में और एक कोई कंटेंट आता है वो आपको एल्गोरिथम से हटा देता है और उसके बाद आपके व्यूज आने एकदम से बंद हो जाते हैं। तो इस स्थिति से कैसे निपटा जाए? आपको अपना प्लेटफॉर्म चाहिए जो आपको टारगेटिंग नहीं करे। सिंपल आंसर है उसका।
जी सर, आपका लास्ट प्रश्न है जो जी। हेलो। तो कई बार मैसेंजर पे रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, कि ये आपका पेज है और इस पे हम एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हैं। मेरे जैसा मैं एक बार उसमें बह गया हाँ, और वो सुजैन और ये सब रहती है, तो थोड़ा हो जाता है, आदमी बहक जाता है। तो मैं भी बह गया, मोल अच्छी दिख रही है, चलो कुछ से बातचीत किया। मैं उससे किया, उससे मैंने प्रोसेस पूछा उससे, कैसा है मेरे पेज के साथ, आप मतलब कैसा रेवेन्यू आएगा, कैसा आएगा। उसने बहुत हाई एकदम ऐसा ऐसा बताई, महीने का है ना 25-30 लाख तक जा रहा था, ठीक है। तो बड़े बड़े उसी टाइम बैठी 5 मिनट में मैंने पूरी, हाँ, गाड़ी बंगला ये सब सब सोच लिया था 2 मिनट, ठीक है। अब उस पेज पे मेरा 75,000, बहुत मेहनत से मैंने उस पर 74,000 तक एक फॉलोअर्स लाया था। अभी भी है वो पेज, गया नहीं, बच गया। तो मैंने, उसने जो जो प्रोसेस बोलते गई मैं सब करते गया, ठीक है। और साथ साथ मेरा आईटी वाला दिमाग भी चलता रहा, क्योंकि बाय प्रोफेशन में सॉफ्टवेयर डेवलपर, 17 ईयर एक्सपीरियंस है, तो वो भी साथ साथ में चला ही रहा था कि नहीं कहीं भी ये धोखा दे सकती है, वो पॉइंट मेरे दिमाग में था। हाँ, पिघलना नहीं, सख्त लौंडा। तो उसने लास्ट मोमेंट पर मेरा पेज, मेरे पेज की, ए भाई ये भी मेरा है, लास्ट मोमेंट पर मेरे पेज की ओनरशिप उसने ले ली, ठीक है। और पता नहीं क्या उसने की, जितने मेरे पेज से और 15-20 पेजेस होंगे, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। हाँ, और वो चाहती थी कि मैं रेस्ट वाला प्रोसेस पे फॉलो करूं ताकि बाकी पेजेस भी उस पे आए। हाँ, अब वो यार, वो तो फिर, हाँ, मेन मुद्दे पे आ रहा हूं मैं। तो उतना मैं समझ गया कि अब ये चालबाजी हो रही, तो मैंने उसको कहा कि मैं मेरे पहले पेज पे एक्सेस नहीं पा रहा हूं, आप वो तो बाकी मैं प्रोसेस ही करता हूं, ठीक है। तो उसने क्या कि मेरा पहला पेज मुझे वापस कर दिया, उसके बाद तुरंत मैंने उसको ब्लॉक वगैरह सब कर दिया, और वो दिमाग से पूरा गाड़ी बंगला घोड़ा सब मेरे दिमाग से निकल गया उसी टाइम कि अब ये नहीं करना। तो मेरा ये सवाल है कि ये जो मेरे पास पेजेस होते हैं, ठीक है, तो मैं इन पेजेस का कैसे यूज कर पाऊं कि चलो भाई मेरे इतने फॉलोअर्स हैं इस पेज पे, और वाकई में कोई जेन्युइन ऐसा आदमी हो कि इस पर मुझे कुछ इस तरीके की एडवर्टीजमेंट में मदद करे, या आप, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप अगर समझ पा रहे हो तो, रेवेन्यू से जनरेट हो पाए। गाड़ी बंगला मेरी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मेरी एक उसमें एक नोबल थॉट ये थी कि अगर कुछ पैसा आता है तो मेरा एक था कॉज, मैं उसमें वो पैसा लगाऊंगा, शायद किसी की मदद हो जाए, ऐसा एक था। तो ऐसे धोखे से भी बचना, एक वो मैं बच गया, निकल गया, मेरे ऐसे कई फंस भी गए होंगे उसमें। तो क्या हो सकता है इसमें, अगर आप सजेस्ट कर सके। मेरे इसमें 2-3 इनपुट्स रहेंगे। सबसे पहला तो ये एक सोशल मीडिया का जो फ्रॉड है बहुत कॉमन है, और जितने भी सोशल मीडिया पे काम कर रहे होंगे उन्हें इस प्रकार की लिंक्स और कुछ अच्छे ऑफरिंग्स डॉलर्स में ये आते ही रहते हैं। हमारे पास हर दिन ऐसे मेल आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी लिंक्स आती हैं, और मेल्स पे भी ये आता है। अगर आपका यूट्यूब का चैनल बड़ा है तो वहां पे भी हैकर्स का इनडायरेक्ट ये वे होता है। सबसे पहला सजेशन तो मेरा ये रहेगा कि आप ऐसे बड़े ऑफरिंग से और इन चीजों से बचें, क्योंकि ये मोस्टली केसेस में फ्रॉड ही होते हैं, और अल्टीमेटली यहाँ रिवर्स सिस्टम चलता है कि पहले आपका ही जो प्लेटफॉर्म है उसको वो हैक करके और आपसे ही डिमांड करेंगे कि इतना पैसा आप देंगे तो ही आपको वो रिटर्न करेंगे। तो एक चीज आप समझिए कि कोई भी बड़ा ऑफर अगर आपको यूं ही कर रहा है बिना कोई चीज वेरीफाई करे, बस आपको सिंपल ऑफर कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको डाउटफुल वहां पे होना चाहिए। और दूसरा, आप ज्यादातर मेल पर कॉन्वर्सेशन करें, ज्यादा अच्छा है। अगर आपके पास कोई मैसेज आता है मैसेंजर पर या कहीं पे भी, तो आप उससे मेल करने का कहें, क्योंकि मेल एक ऑफिशियल होता है। @ के बाद जैसे हम लोग लिखते हैं XYZ@, तो जीमेल google.com है, facebook.com है, या जो भी होता है, तो जो उसका एक एक्सटेंशन होता है वो आप ऑफिशियली देख सकते हो कि @ के बाद जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आप वेरीफाई कर सकते हो कि वाकई में किसी कंपनी का है या नहीं है। तो आप मेल पे सेफ रहेंगे।
कोई भी लिंक आती है कभी आप उस पर क्लिक मत करिए, क्योंकि कोई भी जो एडवर्टाइजर्स हैं या जो भी आपको ऑफर कर रहे हैं वो कभी कोई लिंक्स या कोई चीज ऐसी शेयर नहीं करते हैं। तो उनका जो ऑफिशियल या ऑथेंटिक सोर्स है उसको आप वेरीफाई करें मेल के थ्रू, और बड़ी ऑफरिंग से इस टाइप की चीजों से बचें। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि कैसे हम कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो आपको इस प्रकार की कोई एजेंसीज देखनी पड़ेगी। ऐसी बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो आपके पास क्लाइंट्स लेकर आती हैं फॉर एडवर्टीजमेंट। अगेन उसको भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन वो सब चीजें आप एजेंसीज के थ्रू एक बार कर सकते हैं, जिनका यही काम होता है, जो ब्रांड्स को आपके पास लेकर आते हैं और फिर आप उनके थ्रू एडवर्टीजमेंट या चीजें कर सकते हैं। बट अगेन आप सबसे पहले ये देखिए कि किस कंपनी का प्रमोशन करना है, क्योंकि कंपनी से आप समझ जाएंगे कि हाँ ये जेन्युइन है या नहीं है। और कोई भी आपको यूं ही पैसा कभी नहीं देगा, अगर वो दे रहा है मतलब वो आपसे लेने की ही कुछ ख्वाहिश कर रहा है। तो ये 2-3 मेरे इनपुट्स हैं इसमें। तो इसी के साथ हम लोग ये सेशन वाइंड अप करते हैं, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। तो हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो लोग अभी रहेंगे, तो आप लोग बाद में भी उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच। बहुत बड़े बड़े सवालों का वन लाइनर आंसर सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स ही दे सकते हैं, बिकॉज दैट्स द मैनेजमेंट स्किल दे हैव। और हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल मीडिया की। सो इकोनॉमिक्स इज एवरीथिंग विच इज मैनेजिंग अ हाउस होल्ड से लेकर नेशन मैनेजमेंट के बीच की जितनी बातें हैं वो सब उसके बीच में आ जाती है। कभी कभी हम शुरुआत करते हैं हमारे घर से।